भी करीब करीब वैसा ही होगा। पर हम चाहते हैं कि गौ संरक्षण हो। तो वैसे ही बहुत सारी बातें हैं, कुछ कुछ बातें हमारे अभ्यासक्रम में होती हैं, कुछ बातें अभ्यासक्रम में नहीं होती हैं। हमारा जो जीवन चलता है, वह जीवन की तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शिक्षा से, अब शिक्षा में उसको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि समाज में कोई डॉक्टर इंजीनियर बने या ना बने, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता पति पत्नी तो बनना ही है। अब इस प्रक्रिया की किसी भी शिक्षा की व्यवस्था ना ही स्कूल से होती है, ना ही अन्य कहीं माध्यमों से। पहले ये शिक्षा परिवार के माध्यम से हो जाती थी, अभी भी कुछ अंश में होती है, लेकिन हर जगह हर एक व्यक्ति के लिए वह व्यवस्था अब नहीं रही है, या कुटुंब व्यवस्था भी आज हम सबको चरमराती हुई दिखती है। तो ये सभी बातें शिक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए हमने शिक्षा के ऊपर काम करना प्रारंभ किया कि अगर हम शिक्षा को ठीक कर देंगे या ठीक करेंगे, तो उसके साथ में सारी व्यवस्थाएं भी ठीक होती जाएंगी, और फिर हम जो जैसा भारत चाहते हैं वैसा भारत बन पाएगा। तो यह मूल उद्देश्य और लक्ष्य है जो हम काम कर रहे हैं उसका। और जैसा सुमित जी ने बताया, 2012 से शिक्षा क्षेत्र में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हम लगभग 2013 से 13-14 से राजकोट में, जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ बच्चों का, छोटे बच्चों का, जो 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बच्चों का एक विद्या केंद्र, विद्या मंदिर चलाते हैं। वहाँ बच्चे केवल 4 घंटे के लिए आते हैं। वहाँ कोई डिग्री या कोई पदवी या किसी स्कूल के साथ अफिलिएशन नहीं होती, लेकिन बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जो माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो साथ मिलकर हम उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो हमने निवासी गुरुकुल बनाया है, जो राजकोट से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पर बच्चों को रहना है, मतलब 24 घंटे वहीं रहना है। खाना पीना और शिक्षा पढ़ाई, वो सब काम वहीं पर रहकर करना है। तो इस प्रकार से यह गुरुकुल और शिक्षा का विषय हम लेकर अभी चल रहे हैं। तो इसमें क्या अलग है? क्या इसमें केवल आध्यात्मिक पढ़ाई होती है, या स्कूल की पढ़ाई होती है, या कुछ और होता है? तो जो जीवन के अनुलक्ष्य में उपयोगी है वह सब पढ़ाई होती है। जो शिक्षा क्षेत्र में हम चाहते हैं, आज जो भी शिक्षा क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे कि एक ही विषय प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न रूप से समझ में आता है। ऐसा हो सकता है, सभी को ऐसा ही आए ऐसा नहीं है। आज हमारी जो स्कूल की पद्धति है, वह एक ही सिस्टम से चलती है। आपने आप चाहे इसमें इंटरेस्टेड हो या न हो, लेकिन पढ़ाया तो एक ही तरीके से जाएगा। 45 मिनट्स या 50 मिनट का या 1 घंटे का जो वर्ग होता है, वो 45 मिनट से 1 घंटे के वर्ग में जो भी बच्चों को सिखाया जाएगा वही सीखना है, उसी प्रकार से सीखना है। और जो सिलेबस है उसको उतने समय में पूरा करना, इत्यादि इत्यादि मर्यादाएं होती हैं बच्चों को सीखने के लिए। अब इन मर्यादाओं के बीच में जो बच्चे फिट नहीं हुए, उसको हम बोल देते हैं कि ये तो कमजोर बच्चे हैं, या ये जीवन में कुछ कर नहीं सकते, या तो ये फेल हैं। तो निष्फलता का पहला जो बिरुद है हम उनको दे देते हैं, केवल इसके लिए कि जो उस व्यवस्था में नहीं बैठते हैं, उसका उस कारण मात्र से वो ठीक नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। जबकि अगर हम देखें कि यह व्यवस्था जो थी वह तो अंग्रेजों की डाली हुई थी, और अंग्रेजों ने भी इसीलिए डाली थी कि उनको, ये सब हम सब पढ़े भी हैं, हम सब जानते भी हैं कि उनको तो कारकुन चाहिए थे, क्लार्क चाहिए थे, जो उसका जो बड़ा हिसाबी काम था उसकी कंपनी का, और कंपनी का काम था भारत को लूटने का। तो वो लूट खसोट का जो काम था उसका हिसाब लगाकर मुझको दे सके और उसकी व्यवस्था बना सके, ऐसे लोग चाहिए थे। उसलिए उन्होंने उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था समाज में दाखिल की। स्वाधीनता के बाद भी आज भी हम वही प्रकार की व्यवस्था चला रहे हैं हमारे बच्चों के लिए।
हम ये जानते हैं कि कुछ अंश में जो लोग थोड़ा सा भी विचार करते हैं उनको ये तुरंत ध्यान में आता है कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था है उसके फायदों से ज्यादा नुकसान अधिक हैं। फायदे तो होते ही हैं हर एक व्यवस्था के अपने, लेकिन इसमें फायदे से ज्यादा नुकसान अधिक हैं। तो कोई भी समझदार व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चले। पर आज हमारी मजबूरी है कि दूसरा कोई अच्छा विकल्प हमारे पास नहीं है। और हमारी सरकार कहें या बाकी व्यवस्था कहें, वह इसी शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़कर चल रही हैं। एक समय था जब भारत में कोई नौकरी नहीं करना चाहता था। एक कहावत भी हमारे यहाँ कही जाती है कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी निंद्य भीख। तो खेती उत्तम और व्यापार को मध्यम कहा गया, पर नौकरी तो कनिष्ठ कहा गया। लेकिन आज वही नौकरी पाने के लिए हम सब लालायित हैं। ऐसा समाज हमने बना दिया गत 100-150 वर्ष में इस शिक्षा के चलते। और यही परंपरा अभी आगे चल रही है और इसके दुष्परिणाम भी समाज में हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम भारत को भारत बनाना चाहते हैं तो ये सभी व्यवस्था और सभी बातों को हमको ठीक से सोचना होगा और उसके ऊपर विचार करके फिर से हमको नई सिरे से उस सब जो हमारा तंत्र था, भारत का तंत्र था, उस प्रकार के तंत्र की व्यवस्थाएं बिठानी पड़ेगी। तब जाके हम सही अर्थ में स्वतंत्र होंगे। तो शिक्षा व्यवस्था के अंदर जैसे हमने बात करी कि एक कारकुन बनाने की व्यवस्था से हमारी व्यवस्था चालू हुई और आज उसी कारण से देखिए भारत ही एकमात्र ऐसा देश है। एक समय पर अंग्रेज हर जगह पर अपना आधिपत्य रखते थे, लेकिन हमारे जैसे एशियाई खंड में भी केवल भारत एकमात्र हैं जो अंग्रेजी से लदबद है और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही चलते हैं। मतलब जो पैसे वाले और अच्छे बच्चे हैं या अच्छे, तो उसको तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है। बाकी जो कमजोर हैं जिनके पास उतनी फीस देने के पैसे नहीं हैं, वह अपनी मातृभाषा वाली शिक्षा लेते हैं। तो जो अंग्रेज चले गए पर जो गुलामी की मानसिकता थी वो आज भी अंदर से नहीं गई है। और आज भी अगर हम अंग्रेजी न बोलें तो हमको पिछड़ा हुआ माना जाएगा, ऐसा हमको भी डर लगता है और दूसरे भी ऐसा मानते हैं। तो ये सभी मानसिकता बदलने का काम भी शिक्षा का है। पर ये तभी होगा जब हम उस सारे बंधनों को तोड़ेंगे। अब ऐसा बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि भारत जिस प्रकार से विचार करता है वह बहुत भिन्न है जो आज की व्यवस्था है उससे। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एलोपैथी है। एलोपैथी में अगर कोई बीमार होता है, मतलब किसी को बुखार हो जाता है, तो उसको मतलब उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि पैरासीटामोल देंगे। अब वो किसी भी आयु के व्यक्ति को देंगे। अधिक से अधिक हुआ तो उसकी मात्रा थोड़ी कम कर देंगे, अन्यथा हर एक के लिए वह एक ही फॉर्मूला होता है अधिकतर। और अगर उसके पीछे जाएं, मतलब अगर कोई अपना परिचित है डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाला, तो वो आपको फोन पर या वहां पर जाने से भी तुरंत बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के वो दे देगा, क्योंकि जो है एक वही तरीका से सबको हम ट्रीट करते हैं। अब आयुर्वेद जो है वह ऐसा नहीं कहता, वह प्रकृति के अनुसार सब प्रकार की देखने के बाद जो भी उचित होगा उस प्रकार की औषध वो देगा। यहाँ कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि शिक्षा का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप भारतीय व्यवस्थाओं का विचार करेंगे तो प्रत्येक भारतीय व्यवस्था में हमको यह दिखेगा कि यह व्यक्ति सापेक्ष है। यह ये एक सिस्टम मैंने बना दी उसके आधार पर चलना, यह यंत्र वाली सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है। तो हमको मशीन के आधार पर बदलना होता है। उसमें जो व्यवस्था बनी है उसके आधार पर हमको ढालना है। हम जैसे हैं या हम जैसा चाहते हैं उस प्रकार से व्यवस्था नहीं ढलेगी। तो आज शिक्षा भी वही कर रही है। शिक्षा के पास जो तामझाम है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार बच्चों को ढाला जाता है। आज समाज में बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। एक समाज ऐसा है जो अत्यंत धनवान होता जा रहा है, एक समाज ऐसा है जो अत्यंत गरीब होता जा रहा है। यह खाई हर जगह है, न केवल भारत में, पूरे विश्व में है। हर कोई बोल रहा है कि गरीबी हटाओ, पर हट नहीं रही है।
क्यों? क्योंकि हमने व्यवस्था ही ऐसी बना दी है आज भी। और उस कंपनियों को चलाने के लिए बुद्धि धन चाहिए, कुछ हाथ पैर वाले इंसान भी चाहिए, मशीन तो चाहिए ही, इसलिए मशीनें बन रही हैं। तो वो हाथ पैर वाले इंसान को अगर हमको रखना है तो उसको उस प्रकार से क्या कहते हैं, तालीम देनी होगी। और वह तालीम ही हमारी शिक्षा बन गई है। हमारा सिलेबस है वो बड़ी बड़ी कंपनियां तय करती हैं, आप उसको अच्छे से देखेंगे। यहां तक कि आईआईटी वगैरह के अभ्यासक्रम भी वही देखते हैं। तो सिलेबस तो वही बनाते हैं, वही देते हैं कि हमको इस प्रकार के लोग चाहिए। तो हम तो हमारे बच्चों को फैक्ट्री के वर्कर्स या एम्प्लॉय बनाने के कोई फैक्ट्री या कोई इंस्टीट्यूट में डाल रहे हैं, उसको पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। अगर हम पढ़ने भेजते तो पहला सवाल तो ये होता, मैं उसको पढ़ने क्यों भेजूं? यह प्रश्न तो किसी के मन में आज नहीं उपस्थित हो रहा है। मैं अपने बच्चे को या अपनी लड़की को क्यों पढ़ाऊं? यह प्रश्न का उत्तर यहाँ में हमारे साथ में भी जो हैं वो भी विचार करें, और बड़ी उम्र के हैं तो अपने पोते पोतियों के लिए भी विचार करें कि हम हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाएं। पढ़ाने के अगर उत्तर हम एक कागज में लिखते हैं तो बातें तो अच्छी अच्छी होंगी, लेकिन आप जो उत्तर लिखें उसमें से क्या कोई भी बात आज की शिक्षा व्यवस्था दे रही है? इसके ऊपर भी पुनर्विचार करना चाहिए। अगर हम पूछें किसी को भी कि हम हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, तो बहुत सादा और सरल सा उत्तर होता है कि वो अच्छा व्यक्ति बने, वह समाज के लिए, अपना जीवन के लिए कुछ कर पाए। ये मोटा मोटी सबका उत्तर रहता है। कुछ पढ़ लिख जाएं, बुद्धिशाली बन जाएं, समाज में स्थिर हो जाएं। पर क्या ये सभी बातें हमको उसमें से मिलती है? आज की शिक्षा व्यवस्था से क्या आज की शिक्षा व्यवस्था उसकी गारंटी देती है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको जीवन से क्या अपेक्षा है, हम जीवन में क्या चाहते हैं। हम ये तो हम सब चाहते हैं कि हमारा शरीर और हमारे बच्चों का शरीर अच्छा बने। पर क्या आज की शिक्षा व्यवस्था में उनकी कुछ प्रावधान है कि वो करने से या होने से बच्चे का स्वास्थ्य, वो जब तक जीवित रहे तब तक स्वस्थ रहेगा? या उसको ऐसा कुछ सिखाया जाता है? ये तो मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। जो मानसिक रूप से आज हमारे ऊपर और बौद्धिक रूप से जो हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है शिक्षा के माध्यम से, वह तो बहुत ही एक अलग प्रकार का है। तो बच्चों का स्कूल का अभ्यासक्रम, जो एजुकेशन सिलेबस है, वह अगर हम खोल कर देखें, किसी भी पाठ्य पुस्तक का, न केवल मध्य प्रदेश, भारत के एक भी किसी भी प्रदेश का देख लें, और उसको देखकर जो भी एजुकेशन के विषय में, लोगों की साइकोलॉजी के विषय में जानता है, वो देखकर आराम से बता पाएगा कि यह विचार करने से, यह पढ़ने से हमारे बच्चों के ऊपर कैसा प्रभाव बनेगा। आज हम कह रहे हैं कि हमारी समाज व्यवस्था, या हम जो कह रहे हैं कि हमारी कुटुंब व्यवस्था चरमरा रही है, तो उसके पीछे के कारण क्या हैं? छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब, यह हमने ढोल पीट पीट कर बजाया है हर जगह। तो आज उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। बहुत सी बातें आज जो सोशल मीडिया और बाकी जो हैं, वो भी बहुत एक बड़ा माध्यम है। वो भले ही संभवतः बच्चों के लिए कम है, बड़ों के लिए ज्यादा है, लेकिन बच्चों के लिए तो शिक्षा के जो माध्यम से जो भी आज उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं, वह बहुत ही भयानक है। और देखिए, उसका ही परिणाम है कि आज समाज में जो बड़े बच्चे, एक पीढ़ी जब बदलती है तो पूरे का पूरा समाज बदल जाता है। आज पढ़ा लिखा आदमी कुछ काम करना नहीं चाहता। पुरुष है तो उसको भी ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर में काम करना है, और महिला है तो वह भी घर के अन्य काम नहीं करना चाहती, या करने को वो हीन भाव से देखते हैं लोग। यह ठीक है कि हम में से बहुत अच्छे लोगों ने यह बात अपने परिवारों से सीखी है, समझी है, तो उसके ऊपर उनका प्रभाव कम है। लेकिन सामान्य रूप से आप शिक्षा का अगर किसी के ऊपर प्रभाव देखेंगे तो यह पहला और बहुत स्वाभाविक और सहज प्रभाव होगा कि वह शारीरिक श्रम से दूर भागेगा। और वो भागेगा भी, उसका भी एक बहुत कारण है, क्योंकि वो जब से छोटा है तब बड़ा हुआ तब तक उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। केवल पढ़ा है लेकिन कुछ किया नहीं है, शरीर के रूप से तो कुछ नहीं किया है।
जैसे जैसे बड़े सेंटर और जैसे जैसे पढ़ने का भार बढ़ता जाता है, वैसे छोटे छोटे काम भी करना पुरुष के लिए या लड़के या लड़कियों के लिए, दोनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जब छोटे होते तब तो कुछ करते हैं, ये भी हमारे परिवार अगर इस प्रकार के हैं तब। तो यह तो पहला और प्रारंभिक काम हो जाता है कि जब भी कोई बच्चा स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता, पढ़ लिख लेता है, तब वह कुछ भी शारीरिक श्रम करना नहीं चाहता। और जो नहीं पढ़ते हैं या तो उसके ऊपर पूरा शारीरिक श्रम की जिम्मेदारी बन जाती है। अब हम ये कहते हैं कि भाई हम भी श्रम तो करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी कोई बिना श्रम के तो नहीं मिलता। कोई भी पदवी या डिग्री प्राप्त करी है तो उसमें भी मेहनत तो बहुत है, यह मान्य है, उसमें मेहनत है। पर जब वह शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। और जो जिनके ऊपर केवल शारीरिक श्रम की जिम्मेदारी है, उनको कुछ बौद्धिक श्रम नहीं आता है, तो वो पूर्ण रूप से बौद्धिक रूप से निकृष्ट हो जाता है, केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। और ये दोनों का परिणाम है कि आज कोई भी शारीरिक श्रम नहीं करना चाहता, मजदूर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो देखता है कि मैं जो भी करता हूं, मेरे से अच्छा तो जो बैठकर ऑफिस में बैठकर करता है, उसको सब प्रकार की सुविधा और सहूलतता है, और पैसे भी अच्छे, मुझसे बहुत अधिक कई गुना पैसे कमाता है। तो यह तो हमारी भारतीय अवधारणा नहीं है। हमारी अवधारणा तो यही है कि हम स्वयं अपने श्रम से ही काम करें। क्योंकि आज भी हमारे, आप जहीं कहीं पर भी देखेंगे, तो यही हमारी सब जगह की व्यवस्था और रही है, भारत की। तो कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षा किस प्रकार से हमको अलग अलग माध्यम में ले जाती है। दूसरा शिक्षा का प्रभाव है कि अगर जब भी बच्चा स्कूल में जाएगा या पढ़ लिख लेगा, तो वो अपना गांव छोड़ देगा, अपने परिवार को भी छोड़ देगा। यह दोनों परिणाम होते हैं। वह ईश्वर को भी छोड़ने लगता है। यह स्कूल में ऐसा सिखाया नहीं जाता, लेकिन उसमें जो सिखाया जाता है उसके यह अप्रत्यक्ष रूप से परिणाम में देखने को हमको मिलते हैं। जो बच्चा सामान्य रूप से स्नातक तक का भी पढ़ लेता है, वह गांव में नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो जो सीखा है वो कुछ गांव में काम में ही नहीं आने वाला है। आज हम सबकी समस्या है कि गांव खाली हो रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं, पर उसका कारण तो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। हम शिक्षा में कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं जिससे गांव अच्छे बने, गांव सद्धर हो। वो पढ़ लिख कर किसी का नौकर बनना है, नौकर बनने के लिए कोई बड़ी कंपनी चाहिए, और बड़ी कंपनी छोटे गांव में आती नहीं है, तो उसको मजबूरन होकर बाहर जाना पड़ता है। और यह व्यवस्था बन गई है, और ये इस व्यवस्था को हमको हमको भी बहुत कुछ अंश में उसके कोई समस्या नहीं दिखती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, यह अगर हम यह शिक्षा को नहीं बदलते हैं, तो यह शिक्षा के दुष्परिणाम हमारे कुटुंब, हमारे समाज, हमारे देश में दिख रहे हैं, और धीरे धीरे ये बढ़ने ही वाले हैं। क्योंकि यह एक पीढ़ी के अंतर में हमने बहुत से बदलाव होते हुए देखे हैं। 2000 से लेकर 2026 के बीच के अगर हम एक कालावधि को देखें, तो इस उससे पहले का जीवन और उसके बाद के जीवन में तो हमको बहुत सी समस्याएं और बहुत सी बातें दिखी होंगी कि हमारा समाज और हमारी व्यवस्थाएं कैसी बन रही हैं। आज का जो नया युग आ रहा है, जिसको हम टेक्नोलॉजी और एआई का युग कह रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी और एआई भी आवश्यक हैं, लेकिन कितनी आवश्यक हैं और कैसे आवश्यक हैं, इसके ऊपर तो अभी बहुत विचार करना चाहिए। हम एक छोटा सा बाइक लेते हैं या कोई गाड़ी चलाते हैं, तो उसके लिए हमको लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगर जब उसकी पूर्णता हो जाती है कि इस व्यक्ति को अच्छे से वाहन चलाना आता है, तब जाके उसको बाइक देते हैं। क्योंकि जब वो कोई भी वाहन लेकर निकलेगा बाजार में, और अगर उसको नहीं आता है ठीक से, तो वो दूसरे लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो क्या यह मोबाइल के लिए लागू नहीं होता है? क्या हमारे बच्चे को आज हर एक स्कूल के अंदर यह व्यवस्था बन गई है कि ग्रुप्स बना दिए जाते हैं व्हाट्सएप के अंदर माता पिताओं का, और कुछ अंश में उसको होमवर्क और कुछ बात, बहुत सारी बातें और ऑनलाइन वर्ग के लिए हम आज सब इस प्रकार के माध्यम का उपयोग कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो क्या ये बच्चों के लिए अभी आवश्यक है? क्या उसके लिए कोई हमको ऐसा, सरकार को या हमको स्वतः इस प्रकार के कोई प्रावधान बनाने चाहिए कि जब भी किसी बच्चे को इस प्रकार की
मोबाइल का उपयोग अगर करना है तो वो कम से कम इतना विवेक वाला हो, तभी उसको उस पर ये यह दिया जा सकता है, क्योंकि यह न दिखने वाला हथियार है। हमको प्रत्यक्ष रूप से तो दिखता है, पर यह भी एक व्यसन है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर लाई जाती है, और हमको इसके बहुत से उपयोग को समझना है और सीखना है। अब आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसका दूसरा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है या केंद्र बिंदु है, वह है अर्थ। पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वह अर्थ के अधीन हो गई है। अब यह हम सब की समस्या भी है और हम सब उसके भुक्तभोगी भी हैं। हम सब जानते हैं कि आज बहुत स्कूल से न रहते हुए अधिक से व्यापार या बिजनेस बन गए हैं। लेकिन वो बने क्यों हैं? उसमें हमारी भी सहभागिता उतनी ही है। अगर हम कोई एक इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट या स्कूल्स को लेते हैं, तो उसमें मुख्यतः तीन व्यक्ति होते हैं। एक होता है जो इंस्टीट्यूट को चलाने वाला संचालन मंडल या संचालक जो होते हैं वो, दूसरे होते हैं बच्चे, और तीसरे होते हैं शिक्षक जो पढ़ने आते हैं, पढ़ाने आते हैं और जो पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। ये तीन प्रकार के लोग होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। अब ये तीनों का काम पैसा है। इंस्टीट्यूट कोई क्यों चलाता है? क्योंकि उसको जो फीस आएगी उससे अपना व्यवसाय या मतलब जो है, तो उसको कुछ अर्थ मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, इसलिए वो स्कूल चलाते हैं। शिक्षक क्यों जाते हैं? मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ उसमें अपवाद तो हैं ही, लेकिन जो एक दो दो पांच प्रतिशत हैं वो अपवाद हैं, इसलिए बाकी सबको भी कुल अगर हम देखें पूरी शिक्षा व्यवस्था को, तो उसमें हमको ये देखने को मिलता है। क्योंकि शिक्षक को भी पैसा चाहिए, इसलिए वो स्कूल में जाते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं। क्योंकि अगर फीस नहीं मिलेगी या पगार सैलरी नहीं मिलेगी तो उसको भी पढ़ाने में कोई उत्सुकता नहीं है। बच्चे क्यों जाते हैं? बच्चे भी पैसे के लिए ही जाते हैं। अब बच्चे को तो नहीं मालूम है कि मुझे क्या करना है, उसको तो माता पिता भेजते हैं। माता पिता क्यों भेजते हैं? हम बोलते हैं पढ़ने के लिए भेजते हैं, पर वास्तव में वो पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? उनको कोई डिग्री चाहिए। और डिग्री क्यों चाहिए? क्योंकि उनको बड़ा होकर वो उसको कुछ नौकरी चाहिए। और नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा चाहिए। तो माता पिता तो बहुत चालाक हैं। वह अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसको मालूम है 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं अपने बच्चों के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। तो जैसे हम किसी शेयर बाजार में या किसी जमीन में हम पैसे डालते हैं और हमको लगता है 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद हमको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, उसी प्रकार माता पिता भी सोचते हैं। अगर अगर कोई माता पिता ऐसा सोच रहा है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं, मुझे तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखाना है, तो आप उसको बोलिए कि वो जो स्कूल में जा रहा है वही स्कूल में जाए, डिग्री मत लीजिए। पढ़ना तो उसको वही है। 10वीं का वैसा पढ़िए, 12वीं का पढ़िए। पढ़ने में कौन मना करता है? विद्या तो सबके लिए स्वतंत्र है, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, हमको तो डिग्री चाहिए। और वही झंझट में पूरी हमारी जो जाल है, वही जो आज की व्यवस्था का और अंग्रेजों का दिया हुआ और जो हम चला रहे हैं, जिसको ढो रहे हैं, वो वही है कि आपको बिना डिग्री के ना ही समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, ना ही कहीं नौकरी मिलेगी। अब नौकरी के बगैर तो हम जीवन को देख नहीं सकते हैं। उसके बगैर तो हमारी कल्पना ही बस काम करना बंद कर देती है कि उसके बगैर तो समाज में कोई खा ही पी नहीं सकता, कोई जी ही नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु अर्थ हो गया है, पैसा हो गया है। तीनों लोग जो आज हम जिसको शिक्षा शिक्षा के नाम से कह रहे हैं, वो तीनों लोगों को पैसा चाहिए और वो उसके लिए जा रहे हैं। तो उसका उसका नतीजा क्या होगा? जो स्वार्थ उसके अंदर भरा पड़ा है, बच्चों में नहीं है, पर इनडायरेक्टली वो जा रहा है। उसको भी मालूम है मुझे कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब उसको वही दिख रहा है, लेकिन ये भी हिडन है, लेकिन है तो यही, अल्टीमेट तो यही है। तो जब जाकर यह बात उसको समझ में आती है, तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। और इसीलिए हमको देखने को मिलता है कि व्यक्ति कुछ क्रिकेटर बनना चाहता है, बड़ा है कॉमर्स या बना है, पढ़ा है साइंस का, और नौकरी कुछ कॉमर्स वाले विषय की कर रहा है। मतलब इतनी विपर्यता और विसंगतता हमारे जीवन में होती है, फिर वह जीवन भी अच्छा नहीं चलता।
दूसरा जो समस्या की बात है वह है पुरुष और स्त्री की एक ही प्रकार की शिक्षा। आज भी शिक्षा के माध्यम में देखें तो ईश्वर ने जो प्रकृति के आधार पर जो सब निर्माण किया है, तो पुरुष और स्त्री को बहुत भिन्नता से बनाया है। अगर ईश्वर चाहता तो केवल प्रजोत्पत्ति के लिए दो बनाए हैं, ऐसा नहीं है। दोनों की अपनी एक भिन्न भिन्न आवश्यकताएं, बातें और कुदरतगत, प्रकृतिगत दोनों भिन्न भिन्न हैं बहुत सी बातों में। तो इन बातों के आधार पर शिक्षा की रचना होनी चाहिए। उसके स्थान पर हम एक ही प्रकार की शिक्षा सबको दे रहे हैं। जब तक ये होगा तब तक हमारा परिवार अच्छे से नहीं चलेगा, यह आप मान के चलो। इसके ऊपर आप जितना सोचोगे आपको उसके ऊपर उतने बिंदु मिलेंगे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता कि पुरुष को अलग पढ़ाओ या को एजुकेशन तो नहीं होना चाहिए, उसका भी एक अपना महत्व है, लेकिन साथ में दोनों के विषय भी भिन्न भिन्न होंगे। बहुत से विषय ऐसे हैं जो दोनों दोनों सीख सकते हैं, लेकिन बहुत से विषय ऐसे हैं जो केवल पुरुषों को सिखाने चाहिए, कुछ विषय ऐसे होंगे जो केवल महिलाओं को सिखाने चाहिए। शिक्षा तो दोनों की होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन उसमें भिन्नता होनी चाहिए। आज हम दोनों को किसी एक प्रकार की ही शिक्षा दे रहे हैं, और उसका कारण है जैसा शिक्षा देंगे वैसे लोग बनेंगे। और इसी कारण से समाज, जो हमारे कुटुंब है, वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। और जो एक पीढ़ी के पहले अच्छे चल रहे थे और आज नहीं चल रहे हैं, तो क्या कारण है? हम उसके ऊपर कभी रिसर्च करेंगे तो हमको बहुत सी बातें मिलेंगी और ये इसमें से ही निकलेंगी। तो ये इस प्रकार की तो बहुत सी बातें शिक्षा के साथ जुड़ी हैं। और दूसरी जो अर्थ के विषय में ही मैंने कहा था, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी वह पूर्ण रूप से अर्थनिरपेक्ष थी। आज वह अर्थनिरपेक्षता चली गई है। हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से स्वायत्त थी, आज वह स्वायत्ता भी चली गई है। स्वायत्ता इस संदर्भ में कि अगर शिक्षक चाहता कि मुझे ये पढ़ाना है तो वो पढ़ा सकता था। उसको लगता है मुझे खगोल शास्त्र रात को पढ़ाना है तो भी वो पढ़ा सकता था। उसको लगता है कि इस बच्चे को मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वैसे शिक्षा नहीं समझ में आएगी, उसको कुछ अलग ढंग से सिखाना होगा। रसोई करते करते भी सिखाया जा सकता है, विज्ञान भी सिखाया जा सकता है, गणित भी सिखाया जा सकता है, तो उसको दूसरे ढंग से सिखाना पड़ेगा। तो बच्चों के आधार पर उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बनती थी। और जीवन क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, क्या यह हमने किसी ने विचार किया? मैं 80 साल का जीऊंगा या 50 साल जीऊंगा, जो भी मेरा जीवन है ईश्वर ने तय किया है, वह मैं कैसे जीऊंगा, मैं क्यों जीऊंगा, मेरा जन्म क्यों हुआ है, इस बात का कहीं उत्तर है क्या? आज जैसे हम इस बैठक में थे तो हमको मालूम था कि हमको यह इतने बजे बैठक है, लेकिन मैं ये इतना जीवन मेरा जो जो भी मुझे मिला है उस जीवन में मुझे करना क्या है, ये हम बड़ों ने भी कभी क्या विचार किया है? या बच्चे हमारे ये जानते हैं? अगर वो जानेंगे तो उसको मालूम होगा कि ये जीवन जीने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे क्या क्या लगेगा, क्या क्या चाहिए, मुझ में कौन सा कौशल्य और कौन सा सामर्थ्य चाहिए, तब जाके मैं अच्छा जीवन जी पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य तो ये है। अब यह मूलभूत बात ही हमने नहीं जानी है और ना ही हमारे बच्चों ने जानी है, और हम जिए जा रहे हैं तो इस प्रकार की गाड़ी में बैठ गए हैं जिसका डेस्टिनेशन वो कहाँ जाने वाली हमको नहीं मालूम, क्योंकि बाकी सब भेड़ बकरियों की तरह जा रहे हैं तो हम भी उसमें जल लग गए हैं। तो यह बातें बच्चों को बचपन से समझनी चाहिए कि मेरा जीवन मुझे क्यों मिला है। उसको बताने का ढंग अलग होगा, उसको उसकी क्रिया विधि उसको समझाने की अलग होगी, क्योंकि बच्चों को जैसे बड़ों को बताया जाता है वैसा नहीं बताया जाता। उसकी आयु और उसकी समझ के हिसाब से उसके अंदर बदलाव करते करते उसको ये बातें समझाई जानी चाहिए, और उसके आधार पर उस प्रकार का जीवन वो जिए, अपने जीवन पर अच्छे से जिए, उस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी, तो उसका जीवन तो अच्छा बनेगा, साथ में समाज भी अच्छा बनेगा और राष्ट्र भी अच्छा बनेगा, तो पूरा विश्व अच्छा बनेगा। आज हम जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं समाज के अंदर, और जो हम दिन प्रतिदिन हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामूहिक जीवन में हमको जो भी समस्याएं दिखती हैं, वह समस्या हमने स्वयं खड़ी करी हैं, और वह
जो अभारतीय प्रतिमान का हमने स्वीकार किया है उसके कारण से है। अगर हम भारत का विचार करेंगे, भारतीय प्रतिमान का विचार करेंगे, तो इन सभी समस्याओं को हमको बहुत अच्छा और सादा और सरल सा उपाय हमको मिल जाएगा। और वह उपाय क्या है और कैसे होगा, यह विधा का नाम ही शिक्षा विद्या है और वही शिक्षा होती है। शिक्षा का काम इस यही है कि समाज और के अंदर धर्म स्थापित हो और समाज अच्छे से चले और व्यक्ति अच्छे बने और जो उनका मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य के पास जाए। इसीलिए हमारा जो हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारी जो व्यवस्था थी, उन्होंने जो हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य दिया था, वह दिया था सा विद्या या विमुक्तये। विद्या जो भारत को, जो हमको स्वतंत्र करती है, जो हमको मुक्त करती है, उसको शिक्षा कहते हैं। अब आज तो शिक्षा खुद बंधी हुई है, वह हमको कैसे मुक्त करेगी। तो इस प्रकार की शिक्षा जो हमारा हमको मुक्त करें, उस प्रकार की शिक्षा का हमको आधान करना चाहिए। हमको हमारे बच्चों के लिए, हमारे हमारे देश के बच्चों के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। और ये कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सरल और आसान बात भी नहीं है, केवल हमको प्रयास करने हैं। अगर प्रयास करेंगे तो यह 100% होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रयास कैसे करने हैं उसका भी थोड़ी बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। किसी को फिर कोई प्रश्न है या कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हर स्थान पर देखिए, मैं भी जो अभी आपको बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं हम सब ने अनुभव किया ही है। अब इसका रास्ता भी हमारे पास है। जब तक अच्छे आचार्य नहीं होंगे तब तक अच्छी शिक्षा नहीं हो सकती, इसको मानकर चलिए। जैसे अगर कोई नवजात शिशु है, उसको कोई आया के पास रख दिया जाए तो वो मां नहीं बन सकती, इसको समझिए। क्योंकि मां मां होती है, तो उसकी उपमा हम जैसे दूसरे के साथ नहीं दे सकते। आप किसी आया को 2 लाख पगार दो या 5 लाख पगार दो, पर वो मां नहीं बन पाएगी। उसी प्रकार शिक्षा, अगर स्वतः शिक्षक नहीं है, उसके अंदर वह आग लगी नहीं है कि मुझे इस जीवन के लिए, इस जो दूसरा है उसके लिए क्या करना है, तब तक वह शिक्षक को आप कितना भी पैसा दो, वो शिक्षक का रूप नहीं निभा पाएगा। तो वह आचार्य क्या है? आचार्य जो स्वयं आचरण करता है और दूसरों को आचरण करने के लिए प्रेरित करता है, वही आचार्य है। तो उस प्रकार के आचार्य से हमको ये शिक्षा फट से खड़ी करनी होगी। अभी ऐसे तुरंत आचार्य तो हमको मिलेंगे नहीं। तो हम में से ही किसी को उस प्रकार की, जिसके अंदर इस प्रकार की आग है, उस प्रकार के व्यक्ति को या उस प्रकार की माता बहनों को, उस प्रकार के भाइयों को यह काम स्वयं अपने हाथ पर, अपने अपने ऊपर लेना होगा। वह स्वयं इस प्रकार की कुछ शिक्षा, छोटा सा केंद्र या इस प्रकार के विचार को बड़ा करके स्वयं आचार्य बनने के लिए प्रयास करें, और वहीं से हमारी शिक्षा का प्रारंभ हो सकता है। और हम जहां पर रहते हैं, आगे की विधि भी है, अगर किसी को जानने को उत्सुकता है तो वो बाद में संपर्क भी कर सकते हैं। हम हमारे स्थान में रहकर हम बाकी की इस प्रकार के माता पिता जो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में रुचि रखते हैं, उनको एकत्र कर कर उससे बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ करें। यही मुझे तो एकमात्र विकल्प दिख रहा है। क्योंकि अगर हमने इसी प्रकार की स्कूल व्यवस्था में हमारे बच्चों को पढ़ाया, तो उसका परिणाम जो आज समाज में हो रहा है, वही देखिए। हम इतने चालाक हैं, हमको लगता है हमारे घर में नहीं होगा। जो भी तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको मालूम है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, पर वो क्या सोचता है, अरे भाई मुझे नहीं होगा। अब हर एक व्यक्ति यही सोचता है, जो भी वो व्यसन करता है उसको यही लगता है कि अरे भाई मुझे नहीं होगा, होगा तो देखा जाएगा लेकिन मुझे नहीं होगा बस। तो हमको भी लगता है हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े हैं तो हमारा घर तो अभी ठीक से चल रहा है, हमारा परिवार अच्छा चल रहा है, लेकिन वो कब तक चलेगा? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी में फर्क आना चालू हो जाएगा। ये आप लिख कर रखो। 3 पीढ़ी जो पति पत्नी आज की शिक्षा पढ़ लिए हैं, वैसा परिवार अगर आपके किसी के ध्यान में है तो मुझे दिखाइएगा। बहुत कम मिलेंगे जिनकी 3 पीढ़ी, पति और पत्नी दोनों पढ़ लिख गए हैं या स्नातक हो गए हैं। वैसी 3 पीढ़ी के बाद वह परिवार एकत्र रह ही नहीं पाएगा। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप इसको जरा ठीक से देखिए, समाज में आपको क्या ऐसा दिख रहा है क्या?
क्योंकि अगर हमने इसको नजरअंदाज आज कर दिया कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को चलने दिया और हमने इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो इसके दुष्परिणाम से हमारा परिवार भी नहीं बच पाएगा। शायद हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो इसके भुक्तभोगी बनेंगे। तो यही कहने की और यही जो मैंने अभी आपको बातें बताई, उसी को लेकर हम प्रत्येक मास एक अलग अलग राज्य में जाते हैं। और यह मार्च महीने में मध्य प्रदेश हम आने वाले हैं। शायद सुमित जी ने वो तारीख वगैरह डाली हो, 25 मार्च से 31 मार्च। तो उज्जैन, ग्वालियर, सतना, जबलपुर, छतरपुर, ऐसा कुछ है, छतरपुर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर, ये 7 स्थानों पर हम जाने वाले हैं। और इस प्रकार के लोग जो भी इसमें रुचि रखते हैं, वो उसमें इस प्रकार की कोई माता पिताओं की और या इस प्रकार के लोगों की छोटी बैठकें अपने यहाँ आयोजित कर सकते हैं, अगर आप में से कोई उस स्थान में है तो। और उसके लिए आप मेरा संपर्क भी कर सकते हैं। मेरी बातें शायद आपको कुछ कहीं पर कुछ कड़वी लगी हो, पर वो ऐसा है कि यह समाज में दिख रहा है, तो बिना बताए भी नहीं रहा जाता है। तो इसलिए मैंने जो अपनी बातें हैं वो रखी हैं। आप उससे सहमत हो, न भी हो, ये भी हो सकता है। कुछ हैं आपके प्रश्न या कुछ उसके ऊपर टिप्पणी है, तो भी आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। बस। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी। आपके विचारों से मैं आशा करता हूँ कि जिन पे ये बात नहीं आई होगी, वो आज बीज के रूप में आया होगा, और जिनके बीज पहले से हैं, क्योंकि पतंजलि से जुड़े हैं और इसमें हैं। जी हाँ, 2-3 लोगों ने हाथ उठाया है, सुमित जी। और भारतीय हाँ। संस्कृति के ऊपर लगभग इस समूह में 3 वर्ष से काम चल रहा है। तो वो बीज और थोड़ा पल्वित हुआ होगा, इसमें जल सिंचन होगा। तो मैं सबसे पहले पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपने विचार रखें। जी जी, जी। फिर उनके प्रश्न आएंगे। अभी हमारे पास समय है। पवन कुमार जी, आप। जी जी, नमस्कार। बहुत सुंदर पराग जी। अ, और पहले अनुरोध करूंगा डॉक्टर दुबे और हमारे राकेश जी, उनका भी हैंड रेज्ड है, उनके पवन कुमार प्रश्न जी, उनके प्रश्न ले लें। डॉक्टर दुबे, आप। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा विश्लेषण आज की जो मुख्य अतिथि है। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आज के मुख्य अतिथि जी ने प्रचलित जो शिक्षण व्यवस्था है और उससे जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था है, उसका विश्लेषण बहुत अच्छे ठीक से है, रखा अभी है। आवाज नहीं आ रही। तो डॉक्टर किशोर जी, आपका हैंड रेज है। हेलो, आप। हाँ, आवाज आ सुमित रही जी, है? आपसे आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही? मुझे तो आ रही है। अच्छा। हाँ, सुमित जी का माइक बिगड़ा हुआ है, शायद वहां नेटवर्क नहीं है। जी, तो मेरा कहना था, मुख्य अतिथि जी ने जो विश्लेषण रखा है आज की शिक्षा व्यवस्था का और उससे जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, वह विश्लेषण बहुत अच्छे से रखा है। हाँ, कुछ बिंदु से सहमति असहमति हो सकती है, वो अलग बात है। आपने भी कहा है कि सभी मुद्दों पर सहमति नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहूंगा आपसे कि भाई ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, तो उसके संदर्भ में आप जो काम कर रहे हो, कि नई व्यवस्था, नई शिक्षा व्यवस्था के जो प्रयोग आप करना चाहते हो, या उसके जो ऑब्जेक्टिव रखे, जैसा आपने कहा कि शिक्षा अलग होनी चाहिए, पुरुष शिक्षा अलग होनी चाहिए, तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे होंगे, तो ये उद्देश्य और ये उसकी प्रणाली हो सकती है। या जो देहातों के से आ रहे हैं और इसकी शिक्षा के दुष्परिणाम देहात खाली होने में हो रहे हैं, ऐसे जो आपने कुछ विश्लेषण बहुत अच्छे से रखा है, लेकिन उसका विकल्प क्या हो और उसकी पद्धति क्या हो, इस बारे में आप मार्गदर्शन करें, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी विनती है। धन्यवाद। जी, मैंने उसके जो अंतिम में बताया कि हर स्थान पर पहले आचार्य अच्छे निर्माण हो, यही उसका उपाय है, प्रमुख उपाय।
और इस प्रकार के आचार्य, इस प्रकार के विद्या केंद्र या गुरुकुल स्थापित हो। भारत में 6 लाख से अधिक गुरुकुल थे, ऐसा हमने सबने सुना है। तो वो जो गुरुकुल थे वो हमको फिर से बनाने होंगे। पर आज की जो समस्या है वो ये है कि गुरुकुल भी आज जो हम बहुत से कुछ प्रयोग हो रहे हैं वो भी आज की शिक्षा के अधीन हो रहे हैं, आज की सरकार के अधीन हो रहे हैं। वहां हम गलती कर रहे हैं। तो हम स्वायत्त रूप से गुरुकुल बनाएं, और यही उसका उपाय है। और उसके उपाय का भी मैंने बताया कि जहां पर जिसको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए वो स्वयं उसकी जिम्मेदारी लें। और जो वानप्रस्थी हैं खास करके, जिनको सामाजिक और आर्थिक दायित्व अभी नहीं है परिवार में, वह इस प्रकार का कार्य आरंभ करें। युवा भी कर सकते हैं और उसकी भी व्यवस्था है, वो समझाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर इस प्रकार की किसी को जिज्ञासा है तो वो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। और इस प्रकार से करते हुए अगर हम स्वयं कुछ इस प्रकार का शिक्षा केंद्र खड़ा करते हैं प्रत्येक व्यक्ति, तब जाके हम उसको कर पाएंगे। जी। हाँ किशोर जी, और कुछ था? सर अब बात तो अपन अलग से कर सकते, अभी समय की मर्यादा है, तो बाकी जी लोगों को भी जरा सवाल पूछने का मौका देना चाहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। राकेश जी आप अपना प्रश्न करें। राकेश जी। जी नमन सदन में सभी को। सर मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा था, बाकी आपकी बातें सुनी मैंने, तो आपकी बातों से काफी अच्छा लगा और काफी प्रभावित हुआ मैं, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि शिक्षा व्यवस्था की तो अभी कोई समझ ही नहीं पा रहा इस बात को। ये समझ में गांव के ही व्यक्ति समझ पाते हैं इस बात को कि जो गांव में अपना काम जो पहले से चल रहा है आ रहा है, कैसे उसको ज्ञान होना चाहिए, कैसे परिवारों में बच्चों को संस्कार। क्योंकि आज के जो ज्ञान है और आज के जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो उनकी अगर उनसे अपन बातें करते तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हताश जैसा हुआ लगता है। खूब पढ़ाई, खूब मेहनत कर रहा, सब कुछ कर रहा, मगर कहीं उनको अपने आप में आत्मनिर्भरता नहीं लगती। ऐसा मैंने महसूस किया। हमारे काफी परिवार के या रिश्तेदार में बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पर पढ़े लिखे हैं, मगर कभी संतोषजनक या मतलब अपने आत्मनिर्भर जैसी बातें उनके अंदर समझ में नहीं आई, जो हमारे बच्चों में समझ में आती है। मतलब एक अनुभव मैं भी कर रहा हूँ, हमने हमारे बच्चों को पढ़ाई तरह ज्यादा ऐसा वो नहीं करा, मगर फिर भी कामों में उनकी रुचि शुरू से ही रही। हाथ घर के हाथ बड़ा बटाना, घर के जो अतिथि आए उनको सत्कार करना, मतलब जो देखा उन्होंने संस्कृति जो देखी उन्होंने गाँव परिवार की, तो इससे एक तो बच्चे में संस्कार और आत्मविश्वास, और दूसरी बात अगर अर्थ की बात करें तो अगर आदमी कर्म अच्छे करेगा तो अर्थ तो ऐसा मेरा मानना है कि कर्म अच्छे रहेंगे तो अर्थ भी अपने आप व्यवस्था बनती जाती है। ये मैंने देखा है। तो मैं ये आपको बातों से अच्छा लगा, और मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आपका जैसे आप इस विषय पे बात कर रहे हैं, तो कहीं आपका काम चल रहा है कि अभी कहीं प्लानिंग है या प्रस्ताव है, ये इस प्रकार से जानना चाह रहा था। क्योंकि मैं भी काफी, हमारे जब बच्चे पढ़ाई के योग्य मतलब स्कूल में पहुंचाने लायक हुए थे, तो उससे पहले हमने एक संस्था है रेवांचल ज्ञान प्रबोधिनी, जो पूना की है, निगड़ी जगह है, वहाँ एक स्कूल है। और वो स्कूल भी हम देखने गए थे 2006 में। तो वहाँ की व्यवस्था देखी तो वास्तव में बहुत अच्छी व्यवस्था देखने में आई हमें। मतलब वहाँ ऐसा लगा कि वहाँ के शिक्षकों को से भी हमने पूछा, तो शिक्षक भी वहाँ ऐसे थे जो अपना समय बचता है तो वो समय स्कूल में जाके बच्चों को देते थे। मतलब कि उसका कोई शुल्क नहीं लेते थे। वो पढ़ाई या करने जा रहे हैं तो कोई अपना शुल्क लेते हैं या पढ़ाई के लिए जाते थे। तो वहाँ हमने देखा उनके जो बच्चे थे, वहाँ बच्चे आत्मनिर्भर जैसे लगे। मतलब हर पढ़ाई के पीछे अलग अलग, हमने स्कूल में जगह भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर देखा कि वहाँ जैसे खेती क्षेत्र से अगर मान लो शिक्षा है तो उसकी पूरी खेती करना शुरू से देखिए। वहाँ कोई मशीने पे काम कर रहा है तो मशीनें वहाँ देखिए हमने, छोटे छोटे कैसे बनाते हैं, कैसे मशीनों पे काम होते हैं। कोई कला पे अगर जा रहा तो सब चीजें वहाँ हमने देखी। मतलब काफी प्रभावित हुए इस स्कूल के लिए कि ये स्कूल तो हमारे क्षेत्र में भी होना चाहिए, ऐसी हमारी जिज्ञासा रही। तो उस पर हमने फिर बात भी करी, कोशिश भी करी,
और उन्होंने यहाँ एक ब्रांच संस्था मतलब डाली भी उनकी रेवेंचल ज्ञान प्रबोधिनी के माध्यम से। हमारे यहाँ एक स्कूल नज़दीकी गांव है सतवासा करके, जो हमारे गांव से 3 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर के आसपास में है। तो वहाँ उस संस्था को चलाए भी, मगर जिनको हमने चलाने के जिम्मा सौंपा था, ये जो जिन्होंने मतलब उसको आगे लेके आए थे, जो उसमें जो सर्वे सर्वा जो कह रहे हैं वो थे, उन्होंने उसको अच्छे से चलाया नहीं। और वही बात आई कि वहाँ जो करनी कथनी समझ में आई, वहाँ गड़बड़ हो गई। तो बाकी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत भी करी, प्रचार प्रसार भी किया, हमसे जो योगदान बना वो दिया भी हमने, मगर वो शिक्षा पद्धति वहाँ कुछ समझ में नहीं। आखिर हमने हमारे बच्चों को निकाल के वही शहरी स्कूल में पहुँचाना पड़ा। तो उसमें मतलब हम असफल रहे कुल मिला चाहिए की। अब बात वही रही कि जिनके पीछे हम काम कर रहे थे वो लोग नहीं उस पे करनी कथनी की जो वाली बात आती है वो नहीं उतर पाए, और वो फिर बात अधूरी रह गई। हालांकि हमने फिर बच्चों को शहरी शिक्षा के हिसाब से ही फिर पढ़ाए लिखाए, बाकी हम रहे साथ में, हम उनको छोड़ा नहीं, और पढ़ाई लिखाई करवा के फिर वापस अपने गांव आके, और हम अपने जो काम करने का जो हमारा था वो हम कर रहे हैं। मतलब जैविक खेती हमने आके शुरू करी, अच्छी कड़ा जैविक खेती कर रहे हैं, और उसमें हमारे बच्चों को भी एग्रीकल्चर से पढ़ाई कराई हमने, और वो काफ़ी अच्छी इस बात को समझ रहा है भविष्य की जरूरत को, और काम कर रहा है उस पर। जी धन्यवाद। जी, आपने बताया हमारा एक यहाँ गुरुकुल चल रहा है, जो आप शायद देर से आए थे तो आपको नहीं ध्यान में था, पर मैंने बताया था। तो राजकोट के नजदीक में एक हमारा गुरुकुल चल रहा है। जी। जी प्रणाम जी, हम महाराष्ट्र से बोलते हैं। हमारे यहाँ गोपाल गौशाला कौशल्य विकास संस्था है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। तो इसमें पंचगव्य चिकित्सा और सेंद्रीय खेती का विषय है। 30 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, ऑनलाइन अभ्यास भी होता है। तो आप अगर हमें विद्यार्थी को कुछ एक आधा दिन मार्गदर्शन करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ हम संस्कार भी सिखाते हैं। सुबह उठने के बाद क्या बोलना है, स्नान करने के बाद क्या बोलना है, नहाने के बाद क्या बोलना है, भोजन करने के बाद क्या बोलना है, और रात्रि शयन करने के बाद क्या बोलना है, ये हम उसको पढ़ाते हैं, उनसे पाठ करके लेते हैं। और पृथ्वी का नमस्कार कैसा करना है, दिनचर्या कैसी करनी है, ऋतुचर्या कैसी करनी है, ये पंचगव्य चिकित्सा में सब विषय आते हैं, इसलिए वो भी हम सिखाते हैं। तो आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा लगा है। तो हम चाहेंगे आप एक दिन हम लिंक भेजेंगे, आपका नंबर आप दीजिए। बहुत बहुत और महाराष्ट्र में आप टूर करिए, जैसा मध्य प्रदेश में अभी बोला है, तो जी, अगर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में 2 बार करें आ तो चुका हम हूँ। आपका। जी हाँ, महाराष्ट्र में 2 बार आ चुका हूँ। कहाँ पर जी? जी, पूना, हिंगोली, नागपुर। अच्छा हिंगोली आए थे। जी जी जी, अभी 1 तो महीना हुआ होगा। तो हिंगोली में हमारा इंस्टीट्यूट है, सेनगांव में, तहसील सेनगांव, अच्छा हिंगोली में ही है, हिंगोली में ही है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी अभी नेक्स्ट अगली बार आऊंगा तो आपका संपर्क करूंगा। जी जी, आपका नंबर हमें चैट बॉक्स में दीजिए, हम उसका ये करेंगे। जी जी, ठीक है। हाँ, धन्यवाद। इसमें कैसे डालेंगे वो मुझे नहीं आता, पर तो आप कोई बताइए, डाल दे। हम अब मैं डाल देता हाँ हूँ और ग्रुप में भी डाल देंगे। हाँ, सुमित जी डाल दीजिएगा नंबर तो। जी हाँ जी। बहुत सुंदर चर्चा चल रही, और निश्चित रूप से समाज में इस तरह की बातें होने की आवश्यकता है और उन पे कार्य करने की आवश्यकता है। मैं अगली कड़ी में आदरणीय पवन सर से अनुरोध करता हूं कि आप आए और आज की चर्चा को आगे ले जाएं। जी ओम। जी, नमस्कार। पराग जी का बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छी उन्होंने इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण और भविष्य की जो रूपरेखा रखी है वो वाकई सबके लिए बहुत अच्छी है, सोच बदलने के लिए ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि जो आपने कहा कि आचार्य अच्छे होने चाहिए, जो उसके उसके साथ-साथ ही जो इस काम को करते हैं, उनकी भी सोच अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो वो सोच अगर अच्छी नहीं है, वो सोच भी अगर केवल पैसे कमाने तक ही सीमित हो जाती है, तो उतना लाभ नहीं मिल पाता है और कुछ समय वो सब व्यवस्थाएँ भी अपूर्ण हो जाती हैं।
और उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसा कई बार हमने उदाहरण में देखा है। तो इस चीज़ के प्रति भी बहुत ज़्यादा जागरूकता की जो काम कराना चाहता है, जो जिसने संकल्प लेने का प्रयास कर रहा है या दिखावा कर रहे हैं, उसको भी ज़रा-सी हमें सोच समझ के उस पर विचार करने की ज़रूरत है। ये मेरा एक मानना है। दूसरा, आचार्य भी ज़रूरी है और साथ में माहौल भी ज़रूरी है, जो आधुनिक समाज के साथ-साथ उसके लिए भी लोगों को आकर्षित करे। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ चलेंगी, तब जाकर के ये चीज़ में सफलता मिलेगी। वैसे मैं वैसे कई दिनों से ऑफ़िस नहीं गया हूँ, लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो शुरुआत पतंजलि में हुई है, उसका गठन हो गया है। उसके पीछे जो सारी तैयारियाँ हैं, वो चल भी रही हैं और बहुत सारे स्कूल जो हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड से अभी एफ़िलिएट होने की प्रक्रिया चल रही है। अभी कुछ एक आंकड़ा मैं देख रहा था, अकेले यूपी में ही करीब 100 स्कूल से ज़्यादा भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफ़िलिएट हो गए हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट भी है, आप कोई देखना चाहें तो वो वेबसाइट भी अवेलेबल है और उसमें उसके क्रियाकलाप, उसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी भी जानकारी उसमें दी गई है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसे संयुक्त रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है, जहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं, हज़ारों, लाखों की संख्या में स्कूल हैं। तो अभी तक के जो कार्य हुआ है, वो तो बिल्कुल समुद्र में एक छोटे से उसकी शुरुआत ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे उसमें इनोवेशंस की ज़रूरत है। आज के आधुनिक युग के अनुसार बहुत सारे उसमें अभी और यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अंग्रेजी का और उस तरह की फैक्ट्री के आधार पर आदमी बनाने की जो प्रक्रिया है, वो अभी भी चल रही है और ये बिल्कुल निश्चित है कि जो अमीर है, वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है, वो और ज़्यादा गरीबी के कुचक्र में फँसता जा रहा है। तो इस चीज़ को, इस वृहद रूप से इस चीज़ को समझते हुए, अब हम अपने-अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं और जो काम हम लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, उसको भी निश्चित रूप से करने की ज़रूरत है। आज की आपकी बहुत सुंदर आपकी चर्चा रही और आपके गुरुकुल में जो आप संचालित कर रहे हैं, उसमें किस तरह की व्यवस्थाएँ चल रही हैं? किस तरह के बच्चों का उसमें अनुभव मिल पा रहा है या उनकी क्या उपलब्धियाँ हो पा रही हैं? इस विषय पर भी अगर, जब आप गुरुकुल में रहें, अपने गुरुकुल में रहें, तो वहाँ से अगर आप लाइव भी दिखा सकें या कुछ चीज़ें बता सकें या एक आध बच्चे को ला कर के उसके मुँह से भी कुछ अनुभव या उनके अभिभावक जो हैं, उनके कुछ अनुभव आप शेयर कर पाएँगे इस मंच में, तो बहुत ज़्यादा इसमें लाभ रहेगा और लोगों की समझ और ज़्यादा संवेदनशील होते हुए इसकी तरफ प्रेरित करने के लिए, इस सोच को प्रेरित करने के लिए और जो संबंधित स्कूल्स जो संभवतः इस तरह से आगे करने के बारे में विचार कर रहे हैं, उनको भी एकीकृत करने के लिए मदद मिल पाएगी। मैं आज समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन प्रणाली मराठे जी का भी हैंड रेज़्ड है, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी अपनी बातचीत रखें। जी, नमस्कार, धन्यवाद। ओम प्रणाम, सभी को वंदन, सदन को वंदन, प्रणाम। आज का मार्गदर्शन तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे तो लगता है ये गुरुकुल की क्रांति होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र में गुरुकुल क्रांति ग्रुप बनाया गया है और गुरुकुल क्रांति प्रदेश ऐसा भी नाम के काम चल रहा है। तो मेरे मन में ही बार बार आता है कि ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति समाज को अच्छी दिशा और समाज की जो बुरी दशा है वो बदलने में एक महत्वपूर्ण ऐसा पड़ाव होगा, ऐसा लगता है। आज का मार्गदर्शन तो उसके लिए प्रेरणादायी है, एक आशा का किरण है, ऐसा मुझे लगता है। ओम प्रणाम। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ओम आपकी आवाज। जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओम प्रणाम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। निश्चित रूप से जब हम शिक्षा की बात करते हैं
तो शिक्षा में सार्वभौमिकता होना जरूरी है, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, जीवन में किस तरह से हम इसको अंगीकृत कर सके और उसका उपयोग कैसे हो सके। तो निश्चित रूप से आपने जो तथ्य कहे हैं और जो चीजों को लेके आप चल रहे हैं, उन चीजों की आवश्यकता है। विचारों में जैसा कि डॉक्टर किशोर दुबे साहब ने कहा, थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, पर सबका अंतिम उद्देश्य एक ही है कि हम अपने देश को, हमारे समाज को किस तरह से बेहतर स्थिति में ला सके, ताकि जो हमारी अगली पीढ़ी है वो हमें इसके लिए याद करे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें अच्छा दिया। इसके लिए याद नहीं करें कि हमारे पूर्वजों ने समय पर हमें चेताया नहीं, समय पर हमें बताया नहीं, वरना स्थिति कुछ और होती। तो जो आपके प्रयास हैं, हम समय पर जागने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को अच्छी दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, पर इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हम वर्तमान को भी साथ में लेके चलें। सिर्फ भूत को देख के भविष्य बनाने का प्रयास नहीं करें। वर्तमान हमेशा, ये कहा गया है कि वर्तमान हमेशा साथ चलता है, तो वर्तमान को देखते हुए हम आगे की प्लान करें, आगे की बात करें, तो निश्चित रूप से हम सब समृद्ध होंगे। हम बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से और शैक्षणिक आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपने बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत आपकी, मैं भाषा की वो भी देख रहा था गहराई, आप अधिकतर आपने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया, और निश्चित रूप से इसका भी प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि नए समाज में अपनी भाषा का उपयोग हम सामान्यतः जीवन में बहुत कम करते हैं। तो इस पर भी हम प्रयास करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जब भी आपके पास समय हो तो सुमित जी से आग्रह करेंगे कि जैसा पवन सर ने कहा कि उन लोगों से भी जो आपके शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके अभिभावकगण हैं, उनसे थोड़ा सा संवाद भी होगा। तो ये निश्चित रूप से जो आपकी अलग है, जो आपके दीपक है, वो आगे जाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। भैया ने जो योग की कक्षा ली, उन्होंने बहुत सुंदर योग कराया, उनका भी हृदय से अभिनंदन। आपका बहुत बहुत आभार। कल पुनः 5:30 बजे इस कक्षा में उपस्थित होंगे नए योग शिक्षक के साथ, नए मुख्य अतिथि के साथ। बहुत बहुत सभी का, जो भी इस बंधु बांधव इस योग के सत्संग में जुड़े, उन सबका हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जी ओम।